क्लास 10 विषय इतिहास और पाठ का नाम है वैकल्पिक विचारधारा और नेतृत्व। अध्याय 5 में से मिलेगा क्लास 10 का, और पेज नंबर 62 में मिलेगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। तो पहला हमारा यहाँ का जो टॉपिक है कि छापे खाने का विकास बंगाल में कैसे हुआ। तो उससे पहले हम लोग कुछ छापे खाने के विषय में पढ़ेंगे। तो आधुनिक जीवन में जो है प्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रेस केवल जनता को विभिन्न विषयों, राजनीति से लेकर मनोरंजन के उपलब्ध साधनों तक सूचना नहीं देता, वरन यह जनता की भावनाओं को रूप देने का, उसे प्रभावित करने का और उसके विचारों को प्रतिबिंबित करने का कार्य भी करता है। तो अगर प्रेस के उत्थान और विकास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा चीन। तो चीन से सबसे पहले जो है यांत्रिक छापे खाने का या मुद्रणालय का जो आविष्कार हुआ वो सबसे पहले चीन में हुआ था। तो 553 ईस्वी में चीन में प्रथम यांत्रिक मुद्रणालय का आविष्कार हुआ था या छापे खाने का आविष्कार हुआ था, जो लकड़ी या काठ या पत्थर के द्वारा ब्लॉक का निर्माण करके इसका आरंभ चलन हुआ था। वो चीन से हुआ था। बाद में 751 ईस्वी में जब चीन तथा अरबों में युद्ध हुआ, एक युद्ध को तालाश का युद्ध कहते हैं, तो यहाँ पे चीन की पराजय हुई। तो उसके बाद बहुत सारे चीन के जो दक्ष लोगों को कैदी या बंदी बनाकर उन्हें अरब भेज दिया गया था। तो उन्हीं से ही अरबों ने मुद्रण कला सीखा। तो अरब में फैल गया। चीन से ये कहाँ पहुँचा? अरब में पहुँचा। उसके बाद यूरोप में ये गया बाहर। ऐसा माना जाता है कि 1250 से 1350 के बीच में अरबों के माध्यम से यूरोप में सबसे पहले छापाखाना या मुद्रणालय जो है वो पहुंचा था, यूरोप में पहुंचा था। और इसी को और अधिक उन्नत करने का काम किया। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जॉन गुटेनबर्ग ने। तो ये जर्मनी के थे, एक लोहार थे, जोनास गुटेनबर्ग ने जो है सबसे पहले आधुनिक छापे का इन्होंने क्या किया? आविष्कार किया था। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? छापा खाना का जनक कहा जाता है। 1454 ईस्वी में इन्होंने छापे खाने का आविष्कार करके पूरे विश्व में क्या कर दिया? एक प्रकार से इन्होंने क्रांति कर दिया था। इसके बाद ये भारत में पहुंचा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, भारत में पुर्तगाली पहले लोग थे जिन्होंने भारत में मुद्रणालय को उन्होंने लेकर आए उन्होंने, और यहीं पे उन्होंने छापे खाने का को चलाया या लगवाना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी थी। यहाँ पे मैं दिया हूँ क्रमागत रूप से, यहाँ पे है क्रमशः है यहाँ पे 1664 ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में एक मुद्रणालय लगाया था 1664 ईस्वी में। और इसके बाद 1776 ईस्वी में विलियम बोल्स ने पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया, जो असफल रहा। अर्थात उन्होंने एक असफल प्रयास किया था समाचार पत्र निकालने का। लेकिन भारत में समाचार पत्र निकालने का या प्रकाशित करने का श्रेय गया जेम्स अगस्टस हिक्की को। ये एक आयरिश व्यापारी थे, आयरलैंड के निवासी थे। तो ये आयरिश व्यापारी थे। जब इन्होंने देखा कि इनको लगा कि इस छापे खाना का या ये जो है मुद्रणालय का व्यापार में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जब वो कलकत्ता आए तो उनको लगा कि यहाँ पे लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए इन्होंने अनुमति इंग्लैंड से या स्वीकृति ले ली, और इनको स्वीकृति मिल गई। एक शर्त पर मिली कि वो किसी भी प्रकार का यहाँ पे दुराचार या प्रचार नहीं करेंगे, कंपनी के खिलाफ में वे नहीं लिखेंगे। ऐसा कह के उनको स्वीकृति मिल गई। और 1778 में
इन्होंने 2000 रुपये खर्च करके कलकत्ता में एक छापाखाना लगवाया और छापाखाना का इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। और इसी छापेखाने के माध्यम से इसी साल 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, जिसका नाम था बंगाल गजट या दी कलकत्ता जनरल एडवाइजर, या कहीं कहीं इसे क्या कहा जाता है, इसे हिक्कीज बंगाल गजट भी कहा जाता है। और 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र यानी कि ये बंगाल गजट को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा था। तो क्यों बंद करना पड़ा? ऐसा माना जाता है कि हिक्की ने सरकार या कंपनी के जो दुराचार को या उनके जो भ्रष्ट जो कर्मचारी है उनके विषय में इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी कारण से जो है 1782 ईस्वी में बंगाल गजट को बंद कर दिया गया। और इसके बावजूद भी वो एक आदर्श पत्रकारिता में हिक्की का नाम आता है और इन्हें हिक्की को भारतीय प्रेस का जनक भी माना जाता है। इसके बाद लगातार रूप से बंगाल गजट के पश्चात जो है कई समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया। और थोड़ा मैं बता दूं, ये बंगाल गजट के विषय में और थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो शनिवार को प्रकाशित हुआ करती थी, ये हमें याद रखना है। इसके तो बंगाल गजट के पश्चात फिर शुरू हो गया द बंगाल गजट 1780, तो अभी मैंने बोला ही था। कलकत्ता गजट 1784, कलकत्ता क्रॉनिकल 1786। तो इस प्रकार से देखेंगे कि धीरे धीरे करके बंगाल में क्या हो गया, ये छापे खाने का या प्रेस का या मुद्रणालय का विकास धीरे धीरे आरंभ हो गया। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी तक 17 मुद्रणालय का कलकत्ता में ही जो है खुल चुका था, यहाँ पे लगवाया जा चुका था। तो फिर आगे चलकर देखेंगे 1800 ईस्वी में श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना विलियम कैरी ने की और उनकी सहायता मार्समैन और विलियम वार्ड ने किया था। तो इन तीनों व्यक्ति को प्रेस में अपना योगदान देने के लिए श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। और 1816 की तिथि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम जो है समाचार पत्र वो उसका नाम था बंगाल गजट। और ये किसने करवाया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने करवाया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन किसने किया था? तो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। तो ये 1816 में किसी भी भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। तो 1818 में प्रथम बंगला पत्रिका दिग्दर्शन का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष 1818 में इसी वर्ष में ही प्रथम बंगला समाचार पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशन हुआ। इन दोनों का प्रकाशन, दिग्दर्शन और समाचार दर्पण दोनों का प्रकाशन मार्समैन ने किया था। तो 1839 में प्रथम बंगला दैनिक समाचार पत्र ये संवाद प्रभाकर का प्रकाशन हुआ था। ईश्वर चंद्र गुप्ता ने यह किया था। हालांकि ये जो संवाद प्रभाकर 1831 में ही जो है इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन उस समय जब इसका प्रकाशन किया गया था वह साप्ताहिक था, उसका रूप साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में एक बार वो प्रकाशन या प्रकाशित हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जब विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो गया तो अंग्रेजों ने भी समय समय पर इन पत्रिकाओं पर क्या करना शुरू कर दिया, इन पत्रिकाओं पर उन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो 1799 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली, यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेलेज़ली ने सबसे पहले समाचार पत्रों का
प्रतिक्षण अधिनियम इन्होंने लागू करवाया था। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ेगा, यहाँ इन्होंने कहा था। हालांकि आगे चलकर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन नियमों पर थोड़ी सी ढील दे दी थी, फिर भी इसे पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था। फिर 1823 में कंपनी सरकार ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया? अनुज्ञप्ति नियम लागू किया था। इसमें क्या करना पड़ता है? नंबर 1 तो मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पहले अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी कि बिना किसी अनुमोदन के किसी भी साहित्य को मुद्रण या प्रकाशित करने पर जुर्माना या कारावास की सज़ा भी की जाएगी, ऐसा कहा गया था। तो हालांकि इस नियम को भी चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के इस नियम को रद्द कर दिया था 1835 ईस्वी में। इसी कारण से भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। इसके बाद 1857 में और एक अनुज्ञप्ति अधिनियम लगवाया गया। बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखने और प्रयोग करने पर रोक लगा दिया गया था। सरकार को किसी भी अनुज्ञप्ति देने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार था। तो ये नियम किया गया था 1857 ईस्वी में। फिर 1867 ईस्वी में एक नियम लागू किया गया, पंजीकरण अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण इस स्थान का नाम होना आवश्यक कर दिया गया था। प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की एक प्रति बिना मूल्य के स्थानीय सरकार को देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था। 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम चालू किया गया। इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके यदि कोई देसी भाषा समाचार पत्र जो है बिना किसी, इसमें क्या किया गया है कि बिना सरकारी इस अधिनियम के अंतर्गत बिना सरकार के अनुमोदन के बिना कोई भी सामग्री का प्रकाशन जो है प्रकाशन और संपादक नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशित अगर हो रही है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा? उसे जो है सरकार को भेजना पड़ेगा। सरकार पहले देखेगी उसे और इसी के अलावा उसे क्या करेगी? उसे अनुमोदन करेगी प्रकाशन के लिए। तो इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषी समाचार पत्रों पर अधिक प्रभावी सरकारी नियंत्रण लाना था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया, इस अधिनियम का सबसे नकारात्मक पक्ष यह था कि इसके द्वारा भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो है प्रेस का विकास हुआ। बंगाल में प्रेस का विकास हुआ। लेकिन हम लोग आगे चलकर फिर यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रेस का या प्रकाशन का, ये मुद्रणालय का किस प्रकार से विकास हुआ। तो यहाँ पे हम लोग चार्ल्स विल्किंस, पंचानन कर्मकार, सुरेंद्र चंद्र मजुमदार जैसे लोगों के विषय में पढ़ेंगे कि उन्होंने बंगाल में छापेखाने के विकास में या प्रेस के विकास में उन्होंने क्या कौन से किस प्रकार से भूमिका अपनी निभाई थी। तो उसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे।